बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी अहम खबरें हैं इस वक्त मेरे पास और ये सारी पाकिस्तान के अंदर से आ रही हैं। पहली जो सबसे बड़ी खबर है वो देने से पहले मैं आपको ज़रा एक अपडेट बता देता हूँ कि मलिक अदनान, वो वाहिद आदमी जो जान बचाने की कोशिश कर रहा था श्रीलंकन ऑफिसर की, प्रियंथा कुमारा की, और उसने ख़ुद भी मार खाई, अपने जिस्म के ऊपर ज़रबें बर्दाश्त की, कोशिश करता रहा कि उसकी जान बच जाए, और इतने बड़े हुजूम के अंदर इंसानियत का एक वाहिद इस्तारा बन के वो आदमी खड़ा था। उसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमगा शुजात का ऐलान किया था। बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट है। लेकिन अब एक और डेवलपमेंट हुई है। ये शख्स इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में है। आज रात ये सरकारी मेहमान के तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में क़याम करेगा और इसके कुछ करीबी लोग भी इसके साथ होंगे। ये वज़ीर आज़म हाउस में क़याम करेगा और कल इस शख्स की इज़्ज़त अफजाई के लिए, ताकि कौम को पता चले कि ये हीरो है और अपने हीरो को हम किस तरह से ऑनर देते हैं, एक कौमी हीरो के तौर पर एक तकरीब ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुनक्किद करवाई है, जिसमें मलिक अदनान को सराहा जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि इनको एक रोल मॉडल के तौर पे नौजवानों को बताया जाए, ताकि नौजवान इंसानियत के लिए खड़े हों, वैसे जैसे मलिक अदनान खड़ा हुआ। यानी जो काम वो सैकड़ों लोग कर रहे थे वो नहीं करना आपने वो काम करना है वो जो एक आदमी कर रहा था। इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और फजलुर रहमान साहब ने एक एक स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं और उसका क्या जवाब होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट अभी सामने आई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। वो ये है कि अपोजिशन ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को फिर दगा दे दिया है। पीडीएम की तमाम जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को दोबारा बजाने के लिए एक छनकना या झुंझुना दे दिया है कि मौलाना साहब अगले 3-3.5 महीने आप इसको जाकर बजाइए और आपका अच्छा टाइम पास हो जाएगा, गुड लक। हुआ यह है कि पीडीएम का दोबारा इजलास हुआ, सारे बंदे इकट्ठे होकर बैठ के उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग के नतीजे में कुछ फैसले हुए और फैसला किया गया कि 23 मार्च 2022 को लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अभी दिसंबर चल रहा है और दिसंबर भी पहले हफ्ते में है, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा हफ्ता, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च और फिर 23 मार्च आखिरी हफ्ते में जाके, तो वहां तक ले गए हैं। तकरीबन 3-3.5 महीने का मौलाना फजलुर रहमान साहब को रेस्ट दे दिया है पीडीएम ने, क्योंकि उनको आइडिया हो गया है कि जो जलसे मुराद सईद कर रहे हैं उसके लेवल का जलसा ये सारे मिलकर नहीं कर पा रहे। मुराद सईद ने अंदरून सिंध के अंदर तबाही फेर दी है, बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं। उनके मनाजिर मैंने आपको कल दिखाए थे, ये आप फिर देख लें। ये देखें, आपको नजर आ रहे हैं। ये पीटीआई सिंध के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, पंजाब में नहीं है। इतना बड़ा जलसा पीपल्स पार्टी के अलावा सिंध में कोई नहीं कर सका। वहां की रवायती जो जमातें हैं वो कुछ कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध रिस्पॉन्ड कर रहा है और ये चीज़ उनको हॉन्ट कर रही है अपोजिशन को। फिर इमरान खान साहब ने आज जो तकरीब की है उसमें हज़ारों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद थे और वो भी अपने लोगों को एंगेज कर रहे हैं, खुद जलसे जुलूस शुरू कर रहे हैं। इस पर अपोजिशन की कुछ हद तक हिम्मत टूटी है और वो एक नए किस्से की तलाश में, एक नए इशू की तलाश में, यानी उनको ये लगा कि महंगाई के बयानिए के ऊपर वो इतना कुछ नहीं कर पाए कि पब्लिक को निकाल के बाहर ले आए। फिर ये जो इलेक्शन हुआ उसमें वोटिंग इतनी ज़्यादा कम हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर होने की वजह से कि पीएमएलएन को जितने वोट 2018 में पड़े उसके भी आधे पड़े हैं। और लाहौर में ये सूरत हाल है, जो उनका गढ़ है, जहां ये कहते थे हम खंबा खड़ा करेंगे तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। मामला ये है कि अपोजिशन को पता है कि वो बड़ा एहतजाज करने के इस वक्त काबिल नहीं है और ना ही वो लॉन्ग मार्च के बाद धरना देकर बैठ सकते हैं। फिलहाल उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और इस्तीफों से साफ इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा जोर दिया, बड़ा प्रेशर डाला, बहुत कहा, लेकिन कोई नहीं माना। सब ने कहा कि मौलाना साहब इस्तीफे कोई नहीं, हम नहीं दे रहे इस्तीफे, हमारी सीटों के ऊपर दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, फिर कौन जीतेगा। तो ये सारे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, इसी तरह रहेंगे। अगर इन्होंने इमरान खान साहब को वाकई हुकूमत से निकालना है तो सबसे आसान वन लाइनर एक ही तरीका है, आसान तरीन, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, बाकी जमातें, पीडीएम वाले मिलके इस्तीफे दें और जाके वहां पे स्पीकर के सामने खड़े होकर तस्दीक करें कि हमारे इस्तीफे आ गए हैं। फौरी तौर पे
इनके इस्तीफे जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगे और फिर ये पाकिस्तान में इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, ज़िमनी इलेक्शन का, कि हम लड़ेंगे ही नहीं और ना हम ज़िमनी इलेक्शन होने देंगे, तो फिर पाकिस्तान डेफिनेटली एक नए इलेक्शन की तरफ जाएगा, 100% जाएगा। लेकिन इस मामले पे ये कभी नहीं आएंगे। उनको पता है कि इस वक्त अगर इलेक्शन लड़े तो कुछ नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, मरीम नवाज इलेक्शन लड़ नहीं सकती, शहबाज शरीफ साहब के केसेस बहुत ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं, वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, सिंध में उनकी हुकूमत है, उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि इस वक्त अगर सिंध की हुकूमत हमने गिरा दी और नए इलेक्शन में चले गए तो सिंध में जितने वोट हमें पहले पड़े हैं क्या उतने दोबारा अभी पड़ेंगे, वो भी इस कैलकुलेशन में है। लिहाजा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इलेक्शन का रिस्क लेना नहीं चाहती। सबका एक जैसा हाल है, इवन हुकूमत का भी हाल कोई इतना अच्छा नहीं है, सबकी हालत पतली है और कोई भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहता, इसलिए कोई भी रिजाइन करने पर भी तैयार नहीं है। और लोगों की हालत आपने देख ली कि लोग तो वोट डालने नहीं चाहते। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने बाहर किया एक इलेक्शन में से, वहां लोग निकले ही नहीं। जितने वोट अकेले को पड़ गए थे परवेज मलिक को, उतने टोटल पड़े हैं अब, उससे भी कम। ये वो हालात पैदा हो गए हैं जिसके बाद अपोजिशन ने फैसला किया कि ना इस्तीफे देने हैं और ना लॉन्ग मार्च करना है, और लॉन्ग मार्च की तारीख इतनी दूर की दे दो 23 मार्च कि तब तक कोई ना कोई नई चीज़ ऐसी मिल जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर हम लॉन्ग मार्च करें। अब आ जाए आप स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो पहला स्टेटमेंट है परवेज खटक साहब का। मैं आपको परवेज खटक साहब का स्टेटमेंट जो है वो पढ़ के सुना देता हूं ताकि ज़रा आसानी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। परवेज खटक साहब ये कह रहे हैं कि सियालकोट में बच्चे जोश में आ गए थे और इस बयान के ऊपर उन पर बड़ी कड़ी तनकीद हो रही है। उन्होंने कहा, देखें ये जो आप कह रहे हैं टीएलपी का वजूहात आपको भी पता है, बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा है, जोश में आ जाते हैं, जज्बे में कोई काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये किया तो ये होगा, हर एक की अपनी सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि इस्लाम के खिलाफ काम है, जज्बे में आ गए और ये काम हो गया अचानक। इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया है। पता नहीं वो कहना क्या चाह रहे थे, लेकिन ये अल्फाज का चुनाव बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आ गए हैं, ज़रा दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। फिर जब उनसे ये पूछा गया कि 9 पुलिस वाले भी तो थोड़ा अर्सा पहले शहीद किए गए थे, अब एक श्रीलंकन को मारा गया है, तो क्या ये भी एक जज्बा है? तो उन्होंने कहा ये होता है। जब आप स्कूल में, कॉलेज में थे, ये जज्बा था आप में। मुझे पता है कि हम पागल होते थे, हम जब जवान होते थे सब कुछ भी करने को तैयार होते थे, लेकिन बढ़ते जाते ज़िंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम आगे पहुँचे तो हमें ये शऊर आ गया कि ये जोश और जज्बा इसको संभाल के रखना है। ये बच्चों का होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत की गलती है। अब फजल ये कहना पता नहीं क्या चाह रहे हैं परवेज खटक साहब, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है। फ़र्ज़ करें परवेज खटक साहब हमारा कोई प्यारा श्रीलंका में मौजूद है और वहाँ के बच्चे जोश में आ गए और बच्चे जोश में आके कत्ल कर देते हैं उसको, और वहाँ का एक वज़ीर ये कहता है कि बच्चे हैं, जोश में आ गए हैं। ये बयान आपको कैसा लगेगा? आप पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं। यू हैव टू बी केयरफुल। जब आप अल्फाज का चुनाव करें तो बेहतर अल्फाज का चुनाव करें। जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसको क्लियर कहें और उन अल्फाज का चुनाव करें जिससे किसी की दिलादारी ना हो। बच्चे नहीं हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर FIR लगी है, उनमें माइनर्स नहीं हैं, वो पूरी उम्र को पहुंच चुके हैं। दुनिया के कई मुल्कों के अंदर बच्चे ये हरकतें नहीं करते। हाँ, इंडिया के बच्चे ये हरकतें करते हैं, इसीलिए इमरान खान साहब उनको फाशिस्ट कहते हैं। पाकिस्तान के बच्चे भी क्या ये हरकतें करें तो अच्छी बात है। ना वो बच्चे हैं, ना वो जोश में जज्बे में आ गए हैं, बल्कि ये एक पागलपन था, ये एक जुर्म था जो नहीं होना चाहिए था। परवेज खटक साहब को इसके ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ लेना चाहिए था। अफसोस कि उन्होंने अल्फाज का गलत चुनाव किया। एजाज चौधरी साहब ने क्या कहा? एजाज चौधरी साहब का स्टेटमेंट भी आपको सुना देते हैं। एजाज चौधरी साहब इसलिए इस वक्त हाईलाइट हुए कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उनका ये अमल कि जाकर अल्लामा साद रिजवी को फूल पेश करना जब वो रिहा होकर आए, ये बड़ा बेहुदा था। उनको उन पुलिस वालों के घर जाना चाहिए था जो शहीद हो गए थे। एजाज चौधरी साहब ने
इस सवाल के जवाब पर एक अनोखी मंतक बयान की है। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों से 24 घंटे ड्यूटी लेंगे तो यही हाल होगा। 24 घंटे जगाए रखने के बाद ऐसी कुव्वत के सामने लाएंगे तो उनका क्या होगा। तो एजाज चौधरी साहब, अगर पुलिस वाला 12 घंटे जागा हो तो उसको गोली लगे तो खून नहीं निकलता। अगर पुलिस वाला 12 घंटे जागा हो तो क्या उसको पत्थर लगे या डंडा मारें तो उसको खून नहीं निकलता। बात मारने वाले की है। वो कानून को हाथ में ले रहा था, वो यूनिफॉर्म के ऊपर हथियार के साथ, डंडे के साथ, पत्थर के साथ हमलावर था और ये रियासत के खिलाफ एक एक्टिविटी थी। ये नहीं आप कह सकते कि पुलिस वाले 24 घंटे के जागे हैं इसलिए मर गए हैं, शहीद हो गए हैं। 12 घंटे के जागे होते तो क्या वो शहीद ना होते? या 8 घंटे आराम करने वाले को मौत नहीं आती? मामला कुछ और है, इससे बढ़ के है। वैसे पुलिस वालों के लिए अब इतनी सख्त ड्यूटी जो ली जाती है इसके ऊपर तो मुझे भी बहुत एतराज है, लेकिन ये जवाज नहीं है उनकी शहादतों का। यानी ये कैसे जवाज हो सकता है कि पुलिस वाले अगर पूरी नींद करते तो शहीद ना होते? क्यों? ये कैसे हो सकता है? सामने से गोली आ रही है, डंडा आ रहा है, पत्थर आ रहा है, लोग पकड़ के लटा के जमीन के ऊपर 20-20 बंदे एक एक बंदे को सर के अंदर डंडे मार रहे हैं। अगर वो सारा दिन का भी सो के उठ के आया होगा, 1 घंटे का जागा होगा, फिर भी उसकी मौत हो जाएगी। तो इस टॉर्चर को, इस तशद्दुद को जस्टिफाई करना लग रहा है इन दो वज़रा की जानिब से। एक सेनेटर एजाज चौधरी साहब, पंजाब के सदर भी हैं पीटीआई के, और एक परवेज खटक साहब का बयान। ये दोनों चीजें सुन के ऐसा लगता है जैसे वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा कि सियालकोट साने ने हमारा सर शर्म से झुका दिया है, मुलजिमान को करार वाकई सजा दी जाएगी। उन्होंने बहुत क्लियरली दोबारा इमरान खान साहब ने यह स्टेटमेंट दिया है। इसी पे एक स्टेटमेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं यह भी सुन लीजिए। मजहब के हवाले से कोई वाकया हो उसे बहुत उछाला जाता है। फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मेरी अपनी हुकूमत भी होती तो यही कहता कि कोताही हुई है। मजहब के हवाले से कोई वाकया हो उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। देखें, ये वाकया मजहब का नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए तो हर मुसलमान कहता है कि मेरे से कोई कुर्बानी मांग ले। ये तो फजलुर रहमान साहब का भी, अपोजिशन का, हुकूमत का, सबका यही मौक़िफ़ होगा। ये केस मुख्तलिफ है। इसको मजहब के साथ मेरे ख्याल में जोड़ना भी एक ज्यादती है। मजहब का इस्तेमाल किया गया है एक शख्स को मारने के लिए, और तमाम उलमा इकराम कह रहे हैं कि तरीकाकार भी गलत था और फेल भी गलत था और यह मजहबी था भी नहीं। जब उलमा इकराम खुद कह रहे हैं कि यह सारा अमल मजहबी नहीं था, ना यह मजहब के लिए था, तो फिर फजलुर रहमान साहब क्यों कहे? ये इंसानियत का मामला है जिसको लोग उठा रहे हैं। अब आ जाए, मैयत के ऊपर एक तनाज़ा हो गया, वो खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। श्रीलंकन शहरी की जो मैयत है वो वापस रवाना कर दी गई है श्रीलंका में। यहाँ पाकिस्तान में तो वो ज़िंदा आया था, लेकिन यहाँ से उसकी मैयत गई है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इसके ऊपर भी एक तनाज़ा खड़ा हो गया मैयत को लेकर। और वो तनाज़ा क्यों खड़ा हुआ? बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया क्योंकि वो जब मैयत वहाँ पहुँची, ये एक ही तरह के बॉक्स होते हैं जिनके अंदर लाशों को रखा जाता है और लाश को मुर्दा खाने के अंदर रखा जाता है पोस्टमार्टम के बाद। वहाँ और भी बहुत सारी लाशें होती हैं, तो हर बॉक्स के ऊपर चंद जुमले लिखे हुए होते हैं, बाकायदा लिखा हुआ होता है कुछ। उसके ऊपर जो है वो आदादो शुमार होते हैं कि ये इस तारीख की डेड बॉडी है, इस शख्स की डेड बॉडी है, इस शहर में जाएगी, उसका नंबर होता है। ये सारा कुछ हर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ होता है। आप में से, बल्कि मैंने देखा कि क्राइम रिपोर्टर्स भी बहुत कम ही गए। मैं मुर्दा खाने कई दफ़ा जा चुका हूँ रिपोर्टिंग करते हुए। जब कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे होते थे तो हम लोग वहाँ तक भी जाते थे और जाकर देखते थे कि वहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें ये जो एक तस्वीर थी बॉक्स की, ये वहाँ पे एयरपोर्ट के किसी अमले ने खींच के तस्वीर तो वायरल कर दी। उसके ऊपर सारे कह रहे इस तरह मैयत भेजनी है, ऐसे इस लाश को भेजा जाएगा, मज़ीद उसकी आप बेहुरमती कर रहे हैं। लोगों ने हुकूमत को और लताड़ना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान का हालत है, ये और बेशुमार कंपेन चली इसके ऊपर सोशल मीडिया पे। अब उसके हकायक क्या थे मैं आपके सामने रखता हूँ, आप सुन लें। हुआ ये है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो कुछ हकायक या कुछ शनाख्त के मामले में मालूमात लिखे जाते हैं उस बॉक्स के ऊपर। उसके बाद पाकिस्तान का इरादा ये था कि श्रीलंकन झंडे के अंदर लपेट के श्रीलंकन ऑफिसर की मैयत को श्रीलंका भेजा जाए। श्रीलंका के जब सफारत खाने से रब्ता किया गया तो उन्होंने मना कर दिया।
उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं भेजा जाएगा, हमारे यहाँ ये तरीकाकार राइज नहीं है, आप सफ़ेद चादर में लपेट दीजिए। सफ़ेद चादर लाई गई, उसके अंदर उसको रैप किया गया ताबूत को, और उसके ज़रिए से भेजने का बंदोबस्त किया गया। फिर पाकिस्तान की जानिब से ये पूछा गया कि हम एहतराम के तौर पे इस ताबूत के ऊपर फूल रखना चाहते हैं। इसकी जब इजाज़त मांगी गई तो उन्होंने गुलाब के फूलों से मना किया कि सुर्ख फूल ना रखे जाएं, क्योंकि हमारे वहाँ पे ये शादियों के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, खुशी की अलामत है। हाँ, आप पीले फूल डाल सकते हैं। फिर फौरी तौर पे पीले फूलों की चादर जो है उसका बंदोबस्त किया गया, और पीले फूल लगाकर सफ़ेद चादर के ऊपर वहाँ पे मौलाना ताहिर अशरफी साहब मौजूद थे, हुकूमती नुमाइंदगान भी मौजूद थे, इंतज़ामिया के दीगर लोग भी मौजूद थे, और श्रीलंकन लोग भी मौजूद थे। बड़े एहतराम के साथ इस मैयत को स्पेशल अरेंजमेंट्स के तहत श्रीलंका रवाना किया गया है। तो ये उन तमाम लोगों को जवाब है जिन्होंने इस मैयत को लेकर भी एक तनाज़ा खड़ा कर दिया था। तो हर दफ़ा मौका ना ढूंढा करें आप पाकिस्तान को नीचा दिखाने का। मेरे ख्याल में कुछ ऐसे मौका परस्त भी आ गए हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ बोलो, पाकिस्तान के खिलाफ बोलो, ये हमारी पिक्चर नहीं है। हम इस तरह के बनते जा रहे हैं, हमें इससे बचना है, बस ये बात है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।